नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। सरोकार क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे BSTC 2026 के लिए शिक्षण अभिरुचि के नियमित अपनी क्लासें चल रही है, जिसमें अपन शिक्षण और अधिगम का टॉपिक पढ़ चुके हैं एवं नेतृत्व का टॉपिक पढ़ चुके हैं। अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक का नाम है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। इसकी अपनी 2 क्लासें पहले हो चुकी है। संप्रेषण, जिसको हमने कहा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का हमने अर्थ देखा, तो हम इसका सामान्यतः अर्थ लेते हैं बातचीत करने या विचारों एवं भावों के आदान प्रदान से रिलेटेड। विचारों या भावों का आदान प्रदान करना, ये हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। इसके बाद में हमने देखा संप्रेषण की विशेषताएं किस किस प्रकार की है। तो संप्रेषण की विशेषताओं में हमने देखा कि संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण जन्मजात नहीं होकर व्यक्ति इसे समाज में रहकर अर्जित करता है। इसके बाद में हमने इसकी अन्य कुछ विशेषताएं देखी, जिसमें ये देखा कि संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु 2 तरफा जो संप्रेषण होता है या द्विमार्गी संप्रेषण, उसे हम प्रभावी मानते हैं। और संप्रेषण में हाव भाव है, चेहरे के जो हाव भाव है, मुद्राएं हैं, इच्छा, आकांक्षाएं इत्यादि भी सम्मिलित होती है। इसके बाद में हमने देखा कि संप्रेषण मनुष्य में भी पाया जाता है एवं पशु पक्षियों में भी पाया जाता है। इसके बाद में हमने देखा कि जो संप्रेषण है, इस संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करना चाहिए। तो संदेश जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए, जिससे संदेश प्रभावी जो संप्रेषण है वो संप्रेषण प्रभावी होता है। संप्रेषण के हमने पक्ष देखे, जिसमें एक श्रोता पक्ष और एक वक्ता पक्ष या एक प्रेषक और एक ग्राही, एक बोलने वाला एक सुनने वाला एवं कक्षा कक्ष के संप्रेषण से संबंधित अगर देखें तो एक शिक्षक एवं दूसरा छात्र। इसके बाद में हमने देखा कि जो संप्रेषण है, संप्रेषण की सर्वाधिक आवश्यकता किसको होती है। तो संप्रेषण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है शिक्षक को। इसके बाद में कल हमने अंत में अपना क्या चल रहा था, संप्रेषण चक्र। बाकी अपने पीछे की 2 क्लासें हैं संप्रेषण की, वह देखकर इसके बाद में ये क्लास देखें। इसमें हमने देखा था संप्रेषण का चक्र। ये संप्रेषण का चक्र किस प्रकार चलता है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रेषक, यानी संदेश को भेजने वाला, जिसको हम प्रेषक कहते हैं, यानी संदेश को प्रेषित करने वाला। इसके बाद में इसका पक्ष आता है संदेश। संदेश के बाद में क्या आता है, संदेश के बाद में आता है माध्यम, यानी जिस माध्यम से वो संदेश भेजा जा रहा है। जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से भेज रहा है तो वह उसका माध्यम है। डाक के माध्यम से भेज रहा है तो डाक माध्यम है। किसी व्यक्ति के माध्यम से भेज रहा है तो व्यक्ति वो उसका माध्यम है। किस माध्यम से वो संदेश पहुंचाया गया, वह होता है संदेश का माध्यम। इसके बाद में हमने क्या देखा, इसके बाद में होता है ग्राही, यानी संदेश को ग्रहण करने वाला। ग्राही के बाद में हमने क्या देखा, ग्राही के बाद में आता है फीडबैक, या जिसको हमने पृष्ठ पोषण या हमने इसी को अन्य नाम दिया प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि से क्या तात्पर्य है। तो प्रतिपुष्टि हम किसे कहते हैं कि जो ग्राही है उसके द्वारा
प्रेषक को उस संदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या अपने जो वापस उस पर रिएक्शन देना जिसको हम कहते हैं, वो रिएक्शन इसको हम क्या कहते हैं, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फीडबैक, पृष्ठपोषण या प्रतिपुष्टि जिसे हम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। संप्रेषण को प्रभावी बनाने के जो उपाय है वो हमने देखे थे। उसके लिए शिक्षक को पूर्णतया प्रशिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षक का जो भाषा ज्ञान है एवं शिक्षक की वाक कुशलता है, ये भी संप्रेषण को प्रभावी बनाते हैं। एवं इसमें शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील एवं जिज्ञासु रहना आवश्यक है। इसके बाद में हमने क्या देखा कि जो शिक्षक है वह शिक्षक जब पढ़ाता है कक्षा में, उसे पढ़ाने के दौरान छात्रों को भी अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए, जिससे द्विमार्गी एवं दो तरफा संप्रेषण होता है एवं दो तरफा संप्रेषण को हम प्रभावी संप्रेषण मानते हैं। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे संप्रेषण के प्रकार, यानी किस किस प्रकार का संप्रेषण होता है। संप्रेषण के प्रकार किस आधार पर हम देखेंगे? सबसे पहले हम इसे देखेंगे प्रवाह के आधार पर, फिर देखेंगे माध्यम के आधार पर। प्रवाह, संदेश प्रवाह के आधार पर हम संप्रेषण के प्रकार देख रहे हैं। प्रवाह के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होता है या किस किस प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है, जिसको हम इस प्रकार देखते हैं। सबसे पहले आता है अधोगामी संप्रेषण, फिर आता है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण और तीसरा पक्ष इसका आता है समतल संप्रेषण। अधोगामी संप्रेषण, तीसरा इसका आता है पक्ष जिसको हम कहते हैं समतल संप्रेषण। ये 3 प्रकार होते हैं। ये किस किस प्रकार से ये चलते हैं? तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो अधोगामी संप्रेषण जो है, इस संप्रेषण में क्या होता है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं वह उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी या जो अधीनस्थ अधिकारी है उनको जो आदेश देते हैं, ये इस प्रकार का संप्रेषण है। इसमें जो उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों को जो निर्देश दिए जाते हैं या उनको जो आदेश दिए जाते हैं, वह आदेश किस प्रकार के संप्रेषण में आते हैं या इनके बीच जो होने वाला संप्रेषण है, इस संप्रेषण को हम किस प्रकार का संप्रेषण मानते हैं? तो इसको अधोगामी प्रकार का संप्रेषण, यानी ये संदेश प्रवाह या प्रवाह के आधार पर संप्रेषण के प्रकार है। उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी अधीनस्थ, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अधीनस्थ कर्मचारी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी या अधीनस्थ जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों को आदेश दिया जा सकता है या निर्देश कोई दिया जा सकता है। उसको हम किस प्रकार का संप्रेषण में देखते हैं? तो ये अधोगामी प्रकार का संप्रेषण है। फिर आता है ऊर्ध्वगामी प्रकार का संप्रेषण। ऊर्ध्वगामी हम किस प्रकार से देखते हैं? तो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण है, इसमें कोई निम्न या अधीनस्थ कर्मचारी है, अधीनस्थ कर्मचारी अपनी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं।
उच्च अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोई सलाह देना या सुझाव देना। क्योंकि आदेश तो अधीनस्थ कर्मचारी है, वो उच्च अधिकारी को आदेश तो दे नहीं सकता, वह उनको सलाह या जिसको हम सुझाव कहते हैं, सुझाव या सलाह देते हैं। उसको हम किस प्रकार का संप्रेषण कहते हैं, तो वह ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, यानी किसी अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा किसी उच्च अधिकारी को निर्देश नहीं, सॉरी, निर्देश तो इसमें आ जाएंगे अधोगामी में। जो उच्च अधिकारी निम्न अधीनस्थ अधिकारी या जो अपने निम्न अधिकारी है या अधीनस्थ कर्मचारी है, उनको आदेश या निर्देश देते हैं, उसको तो हम अधोगामी संप्रेषण कहते हैं। ऊर्ध्वगामी में क्या है, तो अधीनस्थ कर्मचारी है वह अपने उच्च अधिकारियों को कोई सलाह या कोई सुझाव है वो सुझाव देते हैं या अपनी बात रखते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण को हम कहते हैं ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। फिर आता है समतल संप्रेषण। इसमें समान अधिकारियों के बीच में बातचीत हो सकती है, या मतलब समान प्रकार के कर्मचारियों के मध्य बातचीत हो सकती है, यानी ये एक लेवल के। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल सर अगर कोई टीचर को अपनी बात कहते हैं या आदेश देते हैं, तो वो हो जाएगा अधोगामी प्रकार का। एवं जो शिक्षक है, शिक्षक अपनी बात प्रिंसिपल के सामने रखते हैं, तो ये किस प्रकार का संप्रेषण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वगामी प्रकार का संप्रेषण। समतल संप्रेषण में दो स्कूल के प्रिंसिपल आपस में बात कर रहे हैं या आपस में कोई सलाह या कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको हम समतल संप्रेषण में देखेंगे। कोई शिक्षक और शिक्षक, अगर कोई थर्ड ग्रेड आप लेवल 1 वाले शिक्षक और आपके साथी शिक्षक लेवल 1 वाले, वो आप दोनों मध्य जो बातचीत होती है उसको अपन समतल संप्रेषण की श्रेणी में देखते हैं, यानी समान अधिकारी या समान कर्मचारियों द्वारा के मध्य होने वाला संप्रेषण। ये प्रवाह के आधार पर संप्रेषण के प्रकार थे, 3 प्रकार, जिसमें पहला प्रकार अधोगामी, दूसरा ऊर्ध्वगामी, तीसरा समतल। अधोगामी में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों या अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश या निर्देश देते हैं। ऊर्ध्वगामी में अधीनस्थ कर्मचारी सुझाव देते हैं उच्च अधिकारी को। समान समतल संप्रेषण में समान। यहाँ तक समझ आ गया। आगे हम चलते हैं। आगे अपना आएगा संप्रेषण का प्रकार जो माध्यम के आधार पर। संप्रेषण के प्रकार ये किस आधार पर है, तो ये माध्यम के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। इसमें हम देखते हैं इसमें प्रकार कौन कौन से आते हैं, तो इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक प्रकार के संप्रेषण आते हैं। शाब्दिक में आता है मौखिक और लिखित संप्रेषण। अशाब्दिक में आता है सांकेतिक संप्रेषण, हम जिसको कहते हैं। इसमें शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण, ये है माध्यम के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। जिसमें शाब्दिक में हम 2 प्रकार देखते हैं। शाब्दिक में एक हम देखते हैं लिखित संप्रेषण, और दूसरा आता है मौखिक। लिखित और मौखिक संप्रेषण ये अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार है। जिसमें जो लिखित संप्रेषण है, इसमें हम देखते हैं ये किस प्रकार चलता है। तो जो लिखित संप्रेषण है, इसमें जो प्रेषक है, जो प्रेषक यानी संदेश को प्रेषित करने वाला या संदेश भेजने वाला जो पक्ष है, प्रेषक है, ये लिखकर अपनी बात को व्यक्त करेगा। एवं जो ग्राही है या जो श्रोता है, वह इसको पढ़कर
ग्रहण करेगा। इसमें जो व्यक्त किया जाता है अपने भाव है, विचार है या संदेश जो व्यक्त किया जाता है वो प्रेषक द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है और ग्राही द्वारा इसे पढ़कर ग्रहण किया जा सकता है। इसका हम एग्जाम्पल देखें तो जो टेक्स्ट मैसेज है जिसको हम SMS कहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर भेजते हैं, उसको भी इस श्रेणी में रख सकते हैं। या जो भी मैसेज भेजा जाता है इसके बाद में पत्र भी इसमें आ जाता है। मौखिक है, मौखिक में जो प्रेषक है, प्रेषक किस प्रकार प्रेषित करता है और ग्राही किस प्रकार ग्रहण करता है। तो इसमें जो प्रेषक है वो बोलकर इसमें संदेश को व्यक्त करता है, बोलकर व्यक्त, और जो ग्राही है ये सुनकर ग्रहण करता है। इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वॉइस मैसेज जो भेजे जाते हैं या कॉल पर भी जो बात होती है उसमें भी जो संप्रेषण होता है वो मौखिक संप्रेषण होता है। वॉइस मैसेज है, कॉल है, इस प्रकार के जो मौखिक संप्रेषण है या जो आमने सामने जो इंटरेक्शन होता है वो भी इसमें आ सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं अशाब्दिक। इसमें सांकेतिक या जो संकेत होते हैं, संकेत में जो प्रेषक होता है वह किस प्रकार से अपना जो बात है वो व्यक्त करता है। तो इसमें इशारों के माध्यम से, इशारे, हाव भाव, मुद्रा, आकांक्षाएं, सभी इसमें सम्मिलित। इसमें जो ग्राही या जो श्रोता है वह ग्राही ग्राही किस प्रकार इसमें या तो अनुभव कर सकता है, स्पर्श द्वारा अनुभव किया जा सकता है या देखकर भी इसमें अनुभव किया जा सकता है। देखकर, इसमें जो ग्राही है किस प्रकार ग्रहण करता है। तो इसमें देखकर या इसमें हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो चेहरे या चेहरे के जो हाव भाव है, मुद्रा है, इशारे है, आकांक्षाएं हैं, सभी इसमें सम्मिलित होती है। तो ये माध्यम के आधार पर हमने देखे संप्रेषण के प्रकार। कितने प्रकार का संप्रेषण होता है, तो लिखित और मौखिक संप्रेषण हमने देखा। शाब्दिक में, अशाब्दिक में आता है सांकेतिक संप्रेषण। फिर एक प्रकार आता है संप्रेषण का, या कुछ प्रकार के संप्रेषण आते हैं। संप्रेषण के ये प्रकार है अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन के आधार पर। यहाँ जो हम अंतःक्रिया शब्द ले रहे हैं, यह शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, तो शिक्षक और छात्र के बीच में जो कक्ष में जो इंटरेक्शन या जो अंतःक्रिया शिक्षक और छात्र के बीच आयोजित होती है उसके आधार पर संप्रेषण के प्रकार, जिसमें एक तो आता है एक मार्गी संप्रेषण और एक आता है द्विमार्गी संप्रेषण। द्विमार्गी ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो द्विमार्गी संप्रेषण या दो तरफा जो संप्रेषण होता है वह संप्रेषण सदैव प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि इसका हम एक कारण देखते हैं कि शिक्षक द्वारा एक मार्गी में क्या होता है कि शिक्षक जो अपनी बात सुनाता है, शिक्षक जो बात सुनाता है या अपनी जो बात कहता है या विचार भाव जो प्रकट करता है या अपनी जो पाठ्यचर्या के माध्यम से जो पढ़ाता है, तो शिक्षक जब पढ़ाता है एवं स्टूडेंट सामने बैठा जब सुनता है, ये हो गया एक तरफा या एक मार्गी संप्रेषण।
एक ही दिशा में चलने वाला। एवं इसके विपरीत द्विमार्गी जो संप्रेषण है, द्विमार्गी संप्रेषण में क्या होता है कि शिक्षक की बात स्टूडेंट तक पहुंच रही है, स्टूडेंट की बात वापस शिक्षक तक पहुंच रही है, ये दोनों दिशाओं में चलने वाला। तो ये एक दिशा में चलने वाला और ये है दोनों दिशाओं में चलने वाला। एक दिशा में किस प्रकार चलता है एवं दोनों दिशाओं में किस प्रकार चलता है, ये हम अच्छे से देख चुके हैं। एक तरफा यानी शिक्षक द्वारा स्टूडेंट तक बात पहुंचना, एवं दो तरफा यानी स्टूडेंट की बात शिक्षक तक और शिक्षक की बात स्टूडेंट तक पहुंचना। और ये जो द्विमार्गी संप्रेषण या जो दो तरफा संप्रेषण है, ये संप्रेषण सदैव प्रभावी होता है। दो तरफा संप्रेषण या द्विमार्गी जो संप्रेषण है, यह संप्रेषण सदैव प्रभावी होता है। इसके बाद में इसी में एक प्रकार आता है अंतःवैयक्तिक और एक आता है अंतर्वैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक एक आता है अंतर्वैयक्तिक। तो जो अंतर्वैयक्तिक है इसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल, और जो अंतःवैयक्तिक है इसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। अंतःवैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल जिसको हम कहते हैं, और अंतर्वैयक्तिक को हम कहते हैं इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ये शब्दों का खेल है इसमें मनोविज्ञान में, ये आप याद रखना। इसमें क्या होता है कि जो अंतःवैयक्तिक है ये खुद के विचारों और भावों को समझने से संबंधित है। खुद के विचारों भावों को समझना, खुद के विचारों एवं भावों को समझना, जिसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। ये इन वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल यानी अंतःवैयक्तिक यानी खुद के विचारों एवं भावों को समझना, अंतःवैयक्तिक यानी खुद के विचारों और भावों को समझने से संबंधित है अंतःवैयक्तिक। और जो अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल है, ये है दूसरे के भावों एवं विचारों को समझना, व्यक्ति द्वारा दूसरे के भावों, दूसरे व्यक्ति के विचारों भावों को दूसरे के भावों विचारों को समझना, ये किससे संबंधित है, तो ये अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल से संबंधित है। और इंट्रापर्सनल या जिसको हम अंतःवैयक्तिक कहते हैं, ये किससे संबंधित है, तो ये खुद के विचारों भावों को समझने से संबंधित है। इसके बाद में सबसे अंत में अपन क्या देखते हैं, इसमें संप्रेषण का जो अपना बिंदु चल रहा है, इस बिंदु में सबसे अंतिम अपना बिंदु आ रहा है संप्रेषण को संप्रेषण की सफलता में, या जो संप्रेषण की जो बाधाएं हैं यानी संप्रेषण की सफलता में आने वाले जो अवरोध है, संप्रेषण की बाधाएं। ये बाधाएं किस प्रकार से होती है, तो संप्रेषण की सफलता में आने वाली रुकावट या जो अवरोध है उसे हम क्या कहते हैं, बाधाएं कहते हैं। ये बाधा शब्द क्या है, तो बाधा शब्द है, इसका अर्थ हम ले सकते हैं अवरोध या रुकावट से। यानी संप्रेषण की बाधाएं यानी संप्रेषण को
प्रभावी बनाने या संप्रेषण की सफलता में आने वाले अवरोध। संप्रेषण की सफलता में आने वाले अवरोध या रुकावट। ये कौन कौन सी या किस किस प्रकार की रुकावटें हैं या किस किस प्रकार की बाधाएं हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक बाधा आती है जिसको हम कहते हैं भौतिक बाधा या वातावरण संबंधी अभी अपनी ये ऑनलाइन क्लास चल रही है। इस ऑनलाइन क्लास में अगर कोई तकनीकी समस्या आ जाती है यानी टेक्निकल कोई इश्यू आ जाता है, जैसे कि ये जो माइक है, माइक ख़राब हो जाता है, होगा नहीं लेकिन इस प्रकार से अपन मान सकते हैं कि जैसे कि ये कैमरा है, कैमरा में कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक आ जाए तो उस बाधा को हम किस प्रकार की बाधा कहेंगे? भौतिक बाधा। यानी संप्रेषण करता यानी पढ़ाने वाला, यानी मैं तैयार हूँ पढ़ाने के लिए, आप पढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन कोई भौतिक बाधा या कोई तकनीकी समस्या के कारण अपन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये एक जो प्रकार है बाधा या जो संप्रेषण की जो बाधा है, अपने मध्य संप्रेषण होने के मध्य ये जो बाधा आ रही है, ये बाधा है भौतिक बाधा, या इसी को हम कहते हैं वातावरण संबंधी बाधा। भौतिक बाधा अथवा जिसको हम वातावरण संबंधी बाधा भी कहते हैं। तो ये बाधा, इसके बाद में बाधा आती है एक जिसको हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक बाधा। मनोवैज्ञानिक बाधा है, ये बाधा किससे संबंधित है? ये कोई मन में कोई या मनोविज्ञान से संबंधित है, या इसमें कोई मानसिक विकार कोई उत्पन्न हो जाता है जिसके माध्यम से, जैसे कि कोई स्पष्ट नहीं बोल पाना, या इस प्रकार का कोई मानसिक रोग हो जाता है, जिसमें हमने पहले अधिगम में जो रोग पढ़े थे, जिसमें जो डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है या डिस्मार्फिया, इस प्रकार के जो रोग हो जाते हैं, उन रोगों से संबंधित या जो गणना संबंधी विकार जैसे कि कैलकुलिया है, तो उसके माध्यम से प्रभावी संप्रेषण नहीं हो पाता है, या संप्रेषण संबंधी विकार जिसमें हमने अफेजिया देखा था, ये जो विकार है, इन विकारों से संबंधित जो बाधा है, इसको हम मनोवैज्ञानिक बाधाएं कहते हैं। एक आता है अस्पष्ट संदेश। वह अधिक दुश्चिंता, इससे भी संप्रेषण की सफलता पर प्रभाव पड़ता है। अधिक दुश्चिंता एवं जिसको हम कहते हैं, ये हमने पहले भी देखे थे कि संप्रेषण की सफलता है, संप्रेषण की सफलता हेतु क्या अनिवार्य है या क्या आवश्यक है? तो जो संदेश है, संदेश स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। इसके बाद में एक और बाधा आती है, इस बाधा को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं, ये जो बाधा है, ये बाधा है भाषा संबंधी यानी मैं अगर कोई बात समझाना चाह रहा हूँ, आप समझना चाह रही है, लेकिन मेरी लैंग्वेज आप तक समझ नहीं आ रही है, जैसे कि कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहा है, तो मैं यहाँ हिंदी माध्यम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो अंग्रेजी माध्यम का जो विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी इन चीज़ों को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा, अथवा उसके मध्य और मेरे मध्य, यानी मैं ग्राही, मैं श्रोता नहीं, श्रोता सुनने वाला और मैं वक्ता, हमारे बीच में सही से संप्रेषण या प्रभावी रूप से संप्रेषण नहीं हो पाएगा। इसे हम भाषा संबंधी बाधा कहते हैं। तो ये थी कुछ बाधाएं संप्रेषण की। तो संप्रेषण का टॉपिक अपना फटाफट अब आज की क्लास का अपन रिवीजन कर लेते हैं। संप्रेषण का टॉपिक अपना यही समाप्त होता है। तो ये हमने देखा कल की और परसों की जो 2 क्लासें हुई थी, संप्रेषण की पहली और दूसरी, उसके माध्यम से हमने पहले थोड़ा ये देखा था कि संप्रेषण क्या है। तो अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करना, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया है? तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द चलता है कम्युनिस, उस शब्द से इसकी उत्पत्ति
हुई है। फिर हमने देखा कि जो संप्रेषण का चक्र, ये अपन कल की क्लास का अपना अंतिम बिंदु यही था कि संप्रेषण का जो चक्र है या कम्युनिकेशन का जो सर्किल है, ये सर्किल किस प्रकार चलता है। तो आज हमने सबसे पहले यही देखा। इसमें सबसे पहले होता है प्रेषक, यानी संदेश को प्रेषित करने वाला। उसके बाद में वो प्रेषक क्या करता है, कोई संदेश प्रेषित करता है, किसी न किसी माध्यम से वो संदेश को भेजता है। फिर ग्राही यानी सामने वाला पक्ष या मैसेज को प्राप्त करने वाला पक्ष। फिर जो ग्राही पक्ष है ये संदेश के ऊपर फीडबैक या पृष्ठ पोषण देता है, या जिसको हम प्रतिपुष्टि कहते हैं, यानी रिएक्ट करता है, वो वापस उस मैसेज पर रिएक्ट करता है। फिर हमने देखे संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार प्रवाह के आधार पर संप्रेषण के 3 प्रकार, जिसमें एक अधोगामी और एक ऊर्ध्वगामी और एक समतल। उच्च अधिकारी है वो अपने अधीनस्थ अधिकारी या अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनको कोई आदेश देता है या कोई निर्देश देते हैं, तो उसको हम अधोगामी संप्रेषण कहते हैं। ऊर्ध्वगामी में क्या है, कोई अधीनस्थ जो कर्मचारी है वो अपने उच्च अधिकारियों को कोई सलाह देते हैं या कोई सुझाव देते हैं। समतल में समान अधिकारी या समान कर्मचारियों के मध्य बातचीत या होने वाला संप्रेषण। फिर हमने देखा संप्रेषण के प्रकार जो माध्यम के आधार पर थे, जिसमें एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। अशाब्दिक में आता है सांकेतिक संप्रेषण, और शाब्दिक में कौन कौन से आते हैं, शाब्दिक में लिखित आता है और मौखिक आता है। लिखित में है प्रेषक है, ये जो लिख कर व्यक्त करता है अपनी बात, एवं ग्राही है ये पढ़कर उस बात को ग्रहण करता है, जैसे कि SMS हो गया, पत्र है जिसको हम लेटर कहते हैं। इसके बाद में आता है मौखिक। मौखिक में जो प्रेषक है ये प्रेषक बोलकर अपनी बात व्यक्त करता है, और ग्राही है ये ग्राही किस प्रकार उस बात को ग्रहण करता है, तो ये सुनकर ग्रहण करता है। जिसमें हमने देखा कि जो संप्रेषण जो इसमें होता है वो वॉइस है, वॉइस भेजते हैं या कॉल के माध्यम से बात करते हैं, या आमने सामने जो बातचीत होती है वह भी इस मौखिक संप्रेषण में आ जाती है। इसके बाद में जो सांकेतिक है इसमें इशारे सम्मिलित है, इसमें हाव भाव, चेहरे के हाव भाव, मुद्रा, इच्छा, आकांक्षाएं इत्यादि सभी सम्मिलित होते हैं। इसमें आभास किया जाता है या किस प्रकार जो स्पर्श के माध्यम से आभास किया जाता है, एवं इसमें देखकर भी संकेत और इशारे समझे जाते हैं। फिर हमने देखा संप्रेषण के प्रकार, ये किसके आधार पर, तो ये इंटरेक्शन या जो अंतःक्रिया यानी शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसके आधार पर हमने संप्रेषण के प्रभाव जो प्रकार है ये प्रकार देखे। इसमें कौन कौन से प्रकार आ रहे थे, तो इसमें आ रहा था एक मार्गी संप्रेषण और एक द्विमार्गी संप्रेषण। एक मार्गी एक दिशा में चलता है, जैसे कि शिक्षक अपनी बात स्टूडेंट तक पहुंचा रहा है, ये है एक मार्गी संप्रेषण। और शिक्षक अपनी बात स्टूडेंट तक पहुंचा रहा है, स्टूडेंट वापस अपनी बात शिक्षक तक पहुंचा रहा है, ये हो गया द्विमार्गी संप्रेषण। और इस संप्रेषण को हम किस प्रकार का संप्रेषण मानते हैं, तो इसको हम प्रभावी संप्रेषण मानते हैं। यानी स्टूडेंट अपना कोई डाउट है वो शिक्षक तक वापस पहुंचा सकता है, लेकिन फिर जो शिक्षक है वो स्टूडेंट का डाउट वापस क्लियर कर पा रहा है, तो इसको हम देखते हैं प्रभावी संप्रेषण के रूप में। इसके बाद में हमने देखे इन्हीं में आते हैं जो अंतःक्रिया के आधार पर हम प्रकार देख रहे थे। इनमें एक अंतःवैयक्तिक आता है, एक अंतर्वैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल या अंतर्वैयक्तिक में क्या है कि दूसरे व्यक्ति के भावों या विचारों को समझना या उनसे प्रभावित होना, एवं जो अंतःवैयक्तिक है ये है खुद के विचारों भावों को समझने से संबंधित। फिर हमने देखी संप्रेषण की कुछ बाधाएं, यानी संप्रेषण की सफलता में आने वाले कुछ अवरोध, रुकावटें या कठिनाइयां जो है। इसमें एक भौतिक बाधा हमने देखी, भौतिक या वातावरण संबंधी बाधा, भौतिक चीज़ों से संबंधित। फिर हमने देखी मनोवैज्ञानिक बाधाएं, इसमें अस्पष्ट संदेश व अधिक दुश्चिंता है, ये भी इसमें सम्मिलित होता है। इसके बाद में हमने देखा भाषा संबंधी बाधाएं, जिसमें भाषा स्पष्ट होनी आवश्यक है। हमने पहले भी देखा था कि जो हमने पहले इससे लास्ट क्लास में हमने जब देखे थे कि संप्रेषण को किस तरह से प्रभावी बनाया जा सकता है, उसमें हमने ये भी देखा था कि जो भाषा है या जो शिक्षक की जो भाषा है ये भाषा सरल, सहज, स्पष्ट एवं प्रभावी होनी चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक। हमने 3 क्लासों में संप्रेषण का जो टॉपिक है यह टॉपिक अपन ने समाप्त किया है। आगे की क्लास से हम नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे, तब तक जुड़े रहिए अपने प्यारे परिवार सरोकार क्लासेज से। मैं आपका साथी देवेंद्र चौधरी, धन्यवाद।